नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की जीव विज्ञान की किताब का एक बहुत ही कह सकते हैं फाउंडेशनल चैप्टर है, जीवों में जनन। और आज हम अपना ध्यान खास तौर पर पौधों पर केंद्रित करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस विषय पर एनसीईआरटी की किताब के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि एक बीज से लेकर एक विशाल पेड़ तक का सफर, और फिर उस पेड़ से नए बीज बनने की पूरी कहानी क्या है। हम फूलों के रंगों और खुशबुओं के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए पौधों की इस अद्भुत और जटिल दुनिया में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जनन या रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, और किसी भी प्रजाति के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये एक बहुत ही दार्शनिक सवाल से शुरू होता है। कोई भी जीव अमर नहीं है। सही है। हर जीव का एक तय जीवन काल होता है। तो जनन या रिप्रोडक्शन वो जैविक प्रक्रिया है जिससे कोई जीव अपने जैसे ही नए जीव को जन्म देता है, जिसे हम संतति या ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने का प्रकृति का तरीका है। मतलब किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए जनन अनिवार्य है। ये एक व्यक्ति के जीवन से ज्यादा पूरी प्रजाति के अस्तित्व की कहानी है। बिल्कुल सही। अब जब हम पौधों की बात करते हैं तो उनके पास इस काम को करने के एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। दो रास्ते? हाँ, पहला है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक यानी जिसमें लैंगिक या सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने सुना है कि इसमें पौधे बिना बीज के भी उग सकते हैं। ये कैसे काम करता है? अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक, मतलब एक ही पेरेंट शामिल होता है। सिर्फ एक? जी। इसमें नर और मादा युग्मकों यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का कोई मिलन या फ्यूजन नहीं होता। इससे जो नया पौधा बनता है वो आनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिकली हूबहू अपने जनक जैसा होता है। अच्छा। आप उसे एक तरह का क्लोन कह सकते हैं। एक क्लोन यानी ये तो एक तरह से कॉपी पेस्ट जैसा है। बिल्कुल। ये तो बहुत तेज और आसान तरीका लगता है। इसके कुछ आम उदाहरण क्या हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं? सबसे आम उदाहरण है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक प्रवर्धन? इसमें पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से ही नया पौधा उग जाता है। जैसे आलू को ही ले लीजिए। आलू के ऊपर जो आंखें होती हैं, हाँ, वो जो छोटे स्प्राउट्स निकल आते हैं जी, वो असल में कलिकाएं या बड्स हैं। हाँ। अगर आप उस हिस्से को काटकर जमीन में लगा दें तो उससे पूरा नया पौधा उग सकता है। अरे वाह। इसी तरह अदरक का प्रकंद या ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारों से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, ये सब कायिक प्रवर्धन के ही उदाहरण हैं। अच्छा, तो जब हम घर पे गुलाब की कलम लगाते हैं या आलू उगाते हैं, वो असल में अलैंगिक जनन ही कर रहे होते हैं। कैसा कमाल है। जी हाँ। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं, जैसे खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। खंडन? इसमें शैवाल जैसे जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। अच्छा। या फिर मुकुलन, बडिंग, जैसा यीस्ट में होता है, जहां जनक के शरीर पर एक छोटी सी कली बनती है जो बाद में अलग होकर नया जीव बन जाती है। और एक और तरीका है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, जहां फर्न जैसे पौधों में छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं जो हवा से फैलकर नई जगह पर उग जाते हैं। तो ये सारे तरीके स्पीड और एफिशिएंसी के लिए हैं, मतलब एक ही जनक से जल्दी से कई सारे क्लोन तैयार कर लो। सही। लेकिन हमने सुना है कि प्रकृति सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि मजबूती और विविधता को भी बहुत महत्व देती है। यहीं पर शायद लैंगिक जनन की भूमिका आती होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अलैंगिक जनन तेज और भरोसेमंद है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो क्या? सोचिए, अगर सारे पौधे एक जैसे यानी क्लोन हो तो कोई एक बीमारी, कीड़ा या वातावरण में आया बदलाव सबको एक साथ खत्म कर सकता है। बिल्कुल, पूरी की पूरी नस्ल को एक साथ खत्म कर सकता है, क्योंकि किसी के पास भी उस नई चुनौती से लड़ने के लिए कोई अलग जेनेटिक हथियार नहीं होगा। मतलब विविधता की कमी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो लैंगिक जनन इसी समस्या का समाधान है। यही प्रकृति का सबसे बड़ा दाव है, सर्वाइवल पर।
लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनक, नर और मादा शामिल होते हैं। इसमें नर और मादा युग्मकों का फ्यूजन होता है, जिससे एक नया जीव बनता है। ये नया जीव अपने माता पिता का एक अनोखा मिश्रण होता है, आनुवंशिक रूप से उनसे अलग। अच्छा। कुछ पौधे उस बीमारी से लड़ पाएंगे, कुछ सूखे को झेल पाएंगे और इस तरह प्रजाति बची रहेगी। वाह। ये सिर्फ नए पौधे बनाना नहीं है, ये भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए खुद को तैयार करना है। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि एक रीमिक्स बनाने जैसा है, हर बार एक नया गाना। बहुत अच्छा कहा आपने। और पौधों में इस रीमिक्स को बनाने का काम फूल करते हैं, है ना? स्रोत बताते हैं कि फूलों के सुंदर रंग और सुगंध असल में इसी जटिल प्रक्रिया में मदद करने के लिए विकसित हुए हैं। बिल्कुल। फूल पुष्पी पादपों यानी एंजियोस्पर्म का हाई-टेक रिप्रोडक्टिव कारखाना है। कारखाना। हाँ। चलिए इसके मुख्य पुर्जों को समझते हैं। सबसे बाहर जो हरी पत्तियों जैसी संरचना होती है उसे बाह्यदल या सेपल्स कहते हैं। अच्छा। जब फूल कली की अवस्था में होता है तो यही उसकी रक्षा करते हैं। और वो रंगीन पंखुड़ियां जिन्हें हम दल या पेटल्स कहते हैं, वो तो सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होगी। का एक बहुत जरूरी काम है। ये पंखुड़ियां असल में विज्ञापन के होर्डिंग्स हैं। विज्ञापन? जी। इनका चटक रंग और मीठी सुगंध परागण करने वाले जीवों जैसे मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अच्छा। अब आते हैं असली जनन अंगों पर। नर और मादा अंग है ना? जी। पुंकेसर, स्टेमन, फूल का नर जनन अंग है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर परागकोश, एंथर, जो एक छोटी सी थैली जैसा होता है और इसके अंदर परागकण बनते हैं। परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स। जी। और दूसरा है तंतु, फिलामेंट, वो डंडी जो परागकोश को फूल से जोड़ती है। ठीक है, पुंकेसर तो नरंग हो गया जो परागकण बनाता है, लेकिन ये परागकण अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, इसे एक साथी की जरूरत होगी। फूल में वो संरचना कहाँ होती है और वो परागकण को रिसीव करने के लिए कैसे तैयार होती है? बहुत अच्छा सवाल है। फूल का मादा जनन अंग है स्त्री केसर, पिस्टल या कार्पेल। स्त्री केसर। ये आमतौर पर फूल के केंद्र में होता है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का चिपचिपा हिस्सा है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। स्टिग्मा। जी। ये परागकणों के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। अच्छा। फिर एक लंबी नली जैसी संरचना है जिसे वर्तिका, स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे जो फूला हुआ आधार है वो है अंडाशय, ओवरी। ओवरी। जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा बीजांड, ओव्यूल्स, सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बीजांड के अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका होती है। तो परागकण नर युग्मक को लेके आता है और बीजांड के अंदर मादा युग्मक उसका इंतजार कर रहा होता है। एकदम सही। अब फूल के सारे अंग तैयार हैं, स्टेज सेट है। अब कहानी के मुख्य किरदार यानी परागकण की एंट्री होती है। इसका मिशन है स्त्री केसर तक पहुंचना। लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। इसके सामने कई चुनौतियां हैं। बिल्कुल। इस सफर को ही हम परागण, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन। परागण वो प्रक्रिया है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब ये कैसे पहुंचते हैं, इसके भी 2 मुख्य तरीके हैं। स्वपरागण और परपरागण, यानी सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एकदम सही। जब परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अच्छा। ये एक सुरक्षित विकल्प है। इसमें बाहरी मदद की ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका नुकसान वही है, जेनेटिक विविधता कम हो जाती है। और दूसरा तरीका परपरागण, ज्यादा जोखिम भरा लेकिन ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, परपरागण में परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इससे जेनेटिक रीमिक्सिंग होती है और मजबूत संतति पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए तो मदद लगेगी। जी। इस काम के लिए पौधे को बाहरी एजेंटों या डाकियों की जरूरत पड़ती है। हवा, पानी, कीड़े मकोड़े, पक्षी, ये सब यही काम करते हैं। अच्छा। जैसे मक्का और गेहूं में परागकण बहुत हल्के होते हैं और हवा के साथ उड़कर दूसरे पौधों तक पहुंच जाते हैं। और फूलों के केस में? वहीं गुलाब, सरसों या सेब के फूलों को मधुमक्खियों की जरूरत पड़ती है। कीड़ों की बात आई तो क्या कोई दिलचस्प उदाहरण है कि पौधे परागण के लिए कितनी अनोखी रणनीति अपनाते हैं? एक से बढ़ के एक रणनीतियां हैं
ऑर्किड की एक प्रजाति का फूल तो बिल्कुल मादा मधुमक्खी जैसा दिखता है। और वैसी ही गंध भी छोड़ता है। सच में? जी। नर मधुमक्खी धोखे में आकर उसे अपना साथी समझकर संगम करने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में उसके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। अरे वाह! जब वो दूसरे फूल पर जाता है तो वहां परागण कर देता है। इसे आभासी मैथुन या सूडो कॉप्युलेशन कहते हैं। कमाल है। ये तो प्रकृति में धोखे का एक बेहतरीन उदाहरण है। खैर, मान लीजिए परागकण अपने लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी वर्तिकाग्र पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। अब आगे क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? जैसे ही परागकण चिपचिपे वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वो अंकुरित होना शुरू कर देता है। अंकुरित? हाँ, उससे एक पतली परागनली पॉलन ट्यूब निकलती है जो वर्तिका से होते हुए एक लंबे रास्ते से अंडाशय के अंदर बीजांड तक पहुंचती है। इस नली के अंदर नर युग्मक यात्रा करते हैं, एक सुरंग की तरह जो सीधे लक्ष्य तक जाती है। बिल्कुल। जब परागनली बीजांड में प्रवेश करती है तो वो नर युग्मक को वहां छोड़ देती है। अच्छा। अब नर युग्मक बीजांड में इंतजार कर रही मादा युग्मक के साथ मिल जाता है, यानी फ्यूज हो जाता है। नर और मादा युग्मकों के इसी मिलन या संलयन की प्रक्रिया को निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन? इस फ्यूजन से जो पहली कोशिका बनती है उसे युग्मनज, जायगोट कहते हैं। यही युग्मनज आगे चलकर एक नए पौधे का भ्रूण बनेगा। तो युग्मनज बन गया, मिशन पूरा हुआ। निषेचन के बाद फूल का क्या होता है? क्या उसका काम खत्म हो जाता है? नहीं, असल में उसका सबसे बड़ा काम अब शुरू होता है। अच्छा। निषेचन के बाद फूल में कई बड़े और नाटकीय बदलाव आते हैं। जो युग्मनज बना था वो विकसित होकर भ्रूण, एम्ब्रियो बनाता है, जो कि एक नन्हा सा पौधा है। बीजांड, जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था, वो कठोर होकर बीज, सीड में बदल जाता है। और फल? और सबसे दिलचस्प, पूरा का पूरा अंडाशय, ओवरी, पककर फल बन जाता है। इसीलिए फल के अंदर बीज होते हैं, है ना? यहीं पर छात्र अक्सर कंफ्यूज होते हैं ना? बिल्कुल। कि बाद में फल किससे बनता है और बीज किससे? बिल्कुल। और ये परीक्षा का एक पसंदीदा सवाल है। हमेशा याद रखिए, अंडाशय यानी ओवरी पककर फल बनता है और उसके अंदर का बीजांड यानी ओव्यूल बीज बनता है। ओवरी से फल और ओव्यूल से बीज। जी। इस बीच फूल के बाकी हिस्से जैसे रंगीन पंखुड़ियां, पुंकेसर, ये सब मुरझाकर गिर जाते हैं क्योंकि उनका काम अब खत्म हो चुका है। दिलचस्प है कि जिस प्रक्रिया से अगली पीढ़ी यानी बीज बनती है, उसी से हमें खाने के लिए स्वादिष्ट फल भी मिलते हैं। प्रकृति ने दोनों जरूरतों को एक ही प्रोसेस में कितनी खूबसूरती से जोड़ दिया है। यही तो पौधों की रणनीति है। फल असल में बीजों को फैलाने का एक जरिया है। फैलाने का? कैसे? पौधा एक तरह से जानवरों को स्वादिष्ट फल का इनाम देता है ताकि वो उसके बीजों को दूर दूर तक फैला दें। अच्छा। बीज के अंदर भविष्य का पौधा यानी भ्रूण एक कठोर आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है। ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है जो सही समय और सही जगह मिलने पर एक नए पौधे को जन्म देगा। और बीजों का ये फैलाव, जिसे बीज प्रकीर्णन, सीड डिस्पर्सल कहते हैं, ये भी अलग अलग तरीकों से होता होगा? जी, कुछ बीज बहुत हल्के होते हैं और हवा में उड़कर दूर चले जाते हैं, जैसे कपास या आख के बीज। नारियल जैसा फल पानी पर तैरकर एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंच सकता है। और जानवरों वाला उदाहरण? और कई फल जिन्हें जानवर खाते हैं, उनके बीज जानवर के पाचन तंत्र से बिना नुकसान हुए गुजर जाते हैं और मल के साथ कहीं दूर नई जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें खाद भी मिल जाती है। ये तो एक पूरी साइकिल है जो चलती है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आते हैं? चलिए इसे एक कहानी की तरह देखते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि जनन क्यों जरूरी है प्रजाति के अस्तित्व के लिए। सही है। फिर हमने इसके दो रास्ते देखे, अलैंगिक जनन जो कॉपी पेस्ट जैसा पेस्ट तरीका है लेकिन उसमें विविधता नहीं होती, और दूसरा रास्ता था लैंगिक जनन जो एक रीमिक्स की तरह है जिसमें दो जनक मिलकर एक नई अनोखी संतति बनाते हैं। बिल्कुल। और इस काम के लिए पौधों ने फूलों को विकसित किया जो उनके रिप्रोडक्टिव अंग है। सही। फिर हमने देखा कि कैसे परागण की प्रक्रिया में परागकण नर पौधे से मादा पौधे तक पहुंचते हैं जिसके लिए वो हवा, पानी और कीड़ों की मदद लेते हैं। इसके बाद निषेचन होता है
जहां नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है और युग्मनज बनता है। और अंत में इस प्रक्रिया के परिणाम के रूप में बीजांड बीज में और अंडाशय फल में बदल जाता है, और यही बीज एक नई पीढ़ी की शुरुआत करता है। बिल्कुल। एक बात और, छात्रों का अभ्यास के लिए एक आदर्श फूल के सभी भागों का चित्र, जैसा एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, उसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ, और पुंकेसर और स्त्रीकेसर के भागों के नामों को ध्यान से याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें अक्सर भ्रम हो जाता है। इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखने से पूरा अध्याय आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हमने पौधों में जनन की इस अद्भुत प्रक्रिया को समझा। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे फूल और स्वादिष्ट फल प्रकृति की इसी जटिल, रणनीतिक और सुंदर प्रक्रिया का नतीजा है। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत में महान भारतीय भ्रूण विज्ञानी पंचानन माहेश्वरी के काम का जिक्र है, जिन्होंने अपरिपक्व भ्रूणों के कृत्रिम संवर्धन यानी आर्टिफिशियल कल्चर पर जोर दिया था, ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। तो आज की चर्चा का अंत हम इसी विचार के साथ करते हैं। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है और हम टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और टिश्यू कल्चर जैसी तकनीकों में महारत हासिल कर रहे हैं, पौधों के प्रजनन का भविष्य कैसा होगा? क्या हम प्रकृति की इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने या अपनी मर्जी से बदलने में सक्षम होंगे, या इसमें हमारा हस्तक्षेप कुछ ऐसे अनपेक्षित परिणाम लाएगा जिनके लिए हम तैयार नहीं हैं? इस पर विचार जरूर कीजिए।